यस सर। हाँ तो मिल गया तो आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा है ना मिला हो? मिल जाना चाहिए सबको ना। तो कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कह रहा है कोई ठेका है और वैसे भी किसी ठेके में जाओगे जब कार्य लेट में करोगे तो उसमें जुर्माना लगा देते हैं कि नहीं। जिससे कह दिया जाए तुम्हारा घर कोई बनाने आए, बोल दो भैया 10 दिन में बनाना है, 10 दिन बनाना, वो 12 दिन तुमने कह दिया नहीं बताओ मैक्सिमम कितना दिन लगा सकते हो, नहीं उसके बाद अगर मैं पैसा काटने लगूंगा। तो कह दिया 10 दिन में पता लगा 12 दिन बनाया तो आप 2 दिन का पैसा काट सकते हो। इस तरह से शुरू में प्रावधान दिया गया है इसमें, इस तरह से था। तो कह रहा पहले दिन के लिए 200 रुपया और दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब जाने एक एक दिन तुरंत, जैसे आज फिर कल, इस तरह से बातें कर रहा है उत्तरोत्तर। आप उत्तरवर्ती संख्या पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती, छठे सतह में रहा होगा इस तरह से। उत्तरवर्ती मतलब आगे वाली, पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली। उत्तरोत्तर जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से के जुर्माने से 50 रुपये अधिक। देखो 50 रुपये वैसे भी अधिक है। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन का 250 रुपये, तीसरे के दिन का 300। कितने गैप चल रहा है? 50 रुपये का। फिर वही आगे उसी के बारे में दे दिया, अर्थात करके एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी। कह रहा है कि कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितने दिन में? 30 दिनों में। कह रहा है कि यदि कार्य कितने दिन विलंब कर देता? 30 दिन। ये कह रहा है कि पहले दिन अगर लेट किए, जैसे 10 दिन बोले थे, 11वें दिन आप किए तब तो 200 रुपये, फिर 12वें दिन किए फिर 50, फिर बढ़ गया, फिर 13वां दिन अगर आ गया फिर 50। इस तरह से रोज़ 50-50 रुपये बढ़ रहा है किसमें? आपका अगर काम नहीं कर पा रहे हो तब। तो अब देखो डायरेक्ट एपी बन रहा है। पहले दिन 200 रुपये, पहले दिन 200, दूसरे के दिन का जुर्माना है। पहले दिन का 200, दूसरे के दिन का 250 है और तीसरे के दिन का 300 रुपये। इसी प्रकार 30 दिन चलना है। कितने दिन चलना है? 30 दिन चलना है। 30 दिन चलना है। अब 30 दिन का पता नहीं है, 30 दिन का पता नहीं कितना हुआ रहे, तो डायरेक्ट आप 30 तक लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए अब 30 दिन का जुर्माना अर्थात कुल योग पूछ रहा है कि नहीं, 30 दिन में कितने रुपए हो रहा है। मतलब पहले दिन भी जितना होगा दूसरे के दिन भी। ऐसा थोड़ी है कि तुम मान लेते 11वें दिन 200 हुआ, 12वें दिन 250 हो गया, तुम 200 नहीं लोगे। 11वें दिन वाला भी तो नहीं, उसका काट लोगे, 12वें दिन वाला फिर 13, मतलब कंप्लीट 30 दिन में कितना जुर्माना लगेगा। तो सबसे पहले पदों की संख्या कितनी दे दी गई? एन कितनी? 30 दे दी गई ना, क्योंकि 30 दिन में जुर्माना चाहिए। तो एन बराबर 30 हो गया। पहला पद क्या है? 2 है, 200। ए बराबर 2। सवाल बड़ा लंबा चौड़ा दिखेगा इसका, लेकिन आंसर एकदम खत्म रहेगा। और डी बराबर कितना आ जाएगा? 50 रुपये। दूसरे के में से पहला घटाएंगे तो 250 माइनस 200 कितना आएगा? 50 रुपये। 50 रुपये क्या 50 ही आ जाएगा। अब मुझे योग निकालना है, तो बताओ एन मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब एस एन निकालता हूँ। एस एन कितना है? 300। एन कितना है? 300 दिन में 30 दिन में निकालना है। तो यस 30 बराबर सीधा n/2। एन कितना है? 30/2। 2 क्या लास्ट पद पता था? नहीं, इसीलिए 2a + n - 1 × d। 2a कितना है? 200 प्लस n कितना है? 30 - 1 × d आपका है 50। तो चाहे 300 लिख के जोड़ लो तब भी आंसर वही आएगा, और चाहे AP लगा दो। AP लगाएंगे तो थोड़ा आसान बढ़ जाएगा। 2 से 30 को काटेंगे 15 आएगा। उसके बाद 2 से इसमें करेंगे 400 आएगा, प्लस ये आएगा 29 × 50। यहाँ से S30 बराबर 15 हो गया। ये हो गया 400 प्लस 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14। कैलकुलेशन ध्यान देते रहेंगे। यस 30 बराबर हो गया 15, ये आ गया 0, यहाँ से 5, यहाँ से 4 4 8, 1850। 1850 गुणा कर देंगे तो यस 30 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ। S30 बराबर आ गया 15 × 1850। तो यहाँ से S30 बराबर 15 0 0 15 5 75, 15 8 120, 7 27, 12 15 के 12, 5 2 7 27, 27,750 रुपये कुल जुर्माना लगेगा। कुल जुर्माना
कुल जुर्माना कितना लगेगा 27,750। आप 30 दिन तक जोड़ लोगे तब भी वो इतना आएगा, 200 फिर 250 300 इस तरह से आप जोड़ोगे। ये एपी बन रहा है ना, ये 30 दिन तक जाना है तो ये एपी बन रहा है, एपी बराबर बन जा रहा है 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस इस प्रकार से 30 पद ऐसे है। नोट कर लेंगे इसको। सवाल देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा, लेकिन कह रहा है पहले दिन 200, दूसरे के दिन 250, तीसरे के दिन 300, 30 दिन में कितना जुर्माना होगा। तो सब पहले दूसरे के तीसरे जोड़ोगे ना कंप्लीट, ऐसा थोड़ी माफ़ करते चलोगे एक दिन पहले, पूरा कंप्लीट जोड़ेंगे 30 दिन तक। तो जोड़ने का मतलब एपी, जोड़ने का मतलब क्या होगा एपी, जिसका डी जो है सार्वधातुक 50 है, पहला पद 200 है, एन है 30, तो कंप्लीट जोड़ लेंगे। और नहीं तो उस तरह से अगर बताओ 30 तक जोड़ना होता है, ऐसे 50-50 जोड़ पहले वो करते फिर जोड़ते, उसी में गलत वलत भी होता है, वैसे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इसीलिए अर्थमेटिक का पढ़ना सही है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे इसी तरह करते हैं, जुर्माना उर्माना ठोकते हैं तो इसी बेस पे ठोकते हैं, कहेंगे चलो इतना एक दिन का इतना काट लेंगे, एक दिन का इतना, अगले दिन फिर ज़्यादा काटे, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अब हम सब हैं तो खाली बैठे हैं, बाहर के लोगों को जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो खाली थोड़ी बैठे हैं कि जो है चलो मैं 1 महीने में बोलो 10 महीने में तुम बनाओ, ऐसा वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उनका अगर टाइम एक एक सेकंड भी लॉस होता है तब उनका नुकसान होता है। नोट करो थोड़ा स्पीड में। ये सब सवाल देख रहे हो कितना कठिन लग रहा है, लेकिन आंसर देख के लग रहा है कि कठिन लग रहा है कि मैं वही एपी का पहला दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा हूँ। सवाल लंबे चौड़े ही मिलेंगे अब जो, इसीलिए 3-4 रहेंगे, कुछ नहीं उसमें, सारे सवाल एकदम आसान होंगे। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, प्रश्न मिला सबको? हाँ, तो इसको प्रश्न मिला है तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 है, एनसीईआरटी है 5.3 क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कर रहा है, स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोच रहा है। फिर कह रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब समझ रहे हो सेक्शन, जैसे एक क्लास में 2-2 3-3 सेक्शन चलता है नहीं, ए बी सी ऐसे, तो कह रहा है प्रत्येक क्लास के प्रत्येक अनुभाग में, कहा गया अनुभाग में अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाना होगा। कह रहा है जैसे क्लास 1 में वाले, क्लास 1 वाले कि क्लास 1 की संख्या कितनी 1, तो वो 1 पेड़ लगाएंगे। क्लास 1 वाले कितना पेड़ लगाए 1। और क्लास 1 में 3 सेक्शन अभी आगे है कि क्लास 1 भी 3 सेक्शन है, क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है, क्लास 3 में, इस तरह से सब में 3-3 सेक्शन है। तो मतलब पहली क्लास वाला 3 पेड़ लगाएगा, क्योंकि एक क्लास का 3 सेक्शन है, और एक क्लास 1 वाला 1 का ही पेड़ लगाना है, और क्लास 2 वाले को 2-2 पेड़ लगाना है, और 3 सेक्शन है तो 3 दूनी 6, इस तरह से बढ़ेगा। और क्लास 3 वाले 3-3, मतलब क्लास की संख्या के बराबर पेड़ लगाना। जैसे क्लास 10 में होंगे तो 10 पेड़ लगाना है एक अनुभाग को, एक सेक्शन को, तो 3 सेक्शन रहेंगे तो 10 या 30, इस तरह से चर्चाएं कर रहा है। तो कह रहा है स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा को संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए दे दिया गया है, कक्षा 1 का एक अनुभाग फर्स्ट पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 में सेक्शन फर्स्ट वाला पेड़ लगा रहा है, कैसा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। वही कह रहे हैं जो क्लास की संख्या अनुभाग पेड़ों की संख्या के बराबर, तीसरी वाला 3। फिर उसके बाद कह रहा है इत्यादि, ऐसे कक्षा 11 के लिए कक्षा 12 तक चल रहा है। इस तरह कैसे चल रहा है 12 तक। तो पहले तो कक्षा 1 के लिए पेड़ों की संख्या, कक्षा फर्स्ट के तीनों अनुभाग, 3 अनुभाग हैं, आगे दिया गया है ना, प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, तो 1 के 1, तो मैं लिख रहा हूँ कक्षा 1 के तीनों अनुभाग के छात्र पेड़ लगाएंगे बराबर, पेड़ लगाएंगे, कितना पेड़ लगाएंगे 3, क्योंकि एक पहली कक्षा में 1 है और उसमें 3 सेक्शन बचा है, तो 1 3 जगह पेड़ लग जाएगा, 3 लोग लगाएंगे, 3 अनुभाग में 3 हो गया।
इसी प्रकार दूसरकी कक्षा में कितना, दूसरकी के 2 और एक वाले 2 पेड़ लगाएंगे और 3 है ना, तो 3 दूनी 6, एक सेक्शन वाले 2 पेड़ लगाएंगे और फिर 3 सेक्शन है तो 3 दूनी 6 पेड़ लगा। कैसे किया, 2 गुणे 3, 2 3 6। फिर उसके बाद थर्ड वाले 3, एक अनुभाग वाले कितने पेड़ लगाए, 3, और कितने अनुभाग है, 3 में बटा है तो 3 गुणे 3, 3 3 का 9। इसी प्रकार 4 का भी एक देख लेते हैं। क्लास 4 की बात हो, ये क्लास कक्षा 1 2 3 4 की बात है और प्रत्येक ये अनुभाग है, अनुभाग कितने हैं, 3 3 है तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, इसके भी 3 है, 4 3 12। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये नॉर्मल सी बात है। जिससे तुम्हारे स्कूल में कक्षा 10 का 3 सेक्शन है, तुम्हारे स्कूल में कितना सेक्शन है, 3, और कह दिया जाए कि प्रत्येक सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा, तो बताओ कितना पेड़ लग जाएगा, 3 लग जाएगा ना। तो 3 कैसे हुआ, एक इसका एक इसका एक इसका, तीनों को जोड़ लिए, उसी प्रकार हुआ। अब इसमें कह रहा है कक्षा 2 में 2 वाले 2 पेड़ लगा रहे हैं, एक अनुभाग वाले, और अनुभाग सेक्शन कितना है, 3, तो प्रत्येक सेक्शन में कितने 2 2 हो जाएगा, 2 2 + 2 6 हो जाएगा। इस तरह से चर्चाएं कर रहा है। इस प्रकार 12 तक जाना है आपको, क्लास 12 तक। अब 12 तक देख रहे हो, पहले में 1 से गुणा हुआ, दूसरे के में 2, तीसरे के में 3, ऐसे करके, और लेकिन इधर D 3 ही चल रहा है, सेक्शन तो 3 है ना, तो 3 गुणा होगा तो 12 गुणे 3। क्लास 12 वाला 12 पेड़ लगाएगा और सेक्शन कितना है, 3 है, तो 12 3 36। अब देखो AP बन रही कि नहीं, 3 6 9 12, इस तरह से तो AP बन गई हमारी। कुल पेड़ की संख्या चाहिए ना, तो ये सारा या तो तुम 12 तक ऐसे लिख के जोड़ लो, ये भी तरीका है, इस तरह से 12 तक लिख के जोड़ लो, नहीं तो AP लगा देते हैं। बताएं 5 तक रहेगा तब तो जोड़ सकते हो, लेकिन अब 12 तक कौन चले, इतना देर लिखे। तो पहला है 3, और योग करना है 3 6 9 12, इस प्रकार डॉट डॉट 36। अब एक चीज़ मिल गया तुम्हें, TN मिल गया है। क्या मिल गया है, TN, पहला पद मिल गया है, पहला पद मिल गया, और N मिल गया है 12। कितनी क्लास है, 12, तो N कितना हो गया, 12। तो तुम्हें इसमें सब मिल गया, D भी मिल गया, ये मिल गया, चाहे जो फार्मूला लगा दो। मैं डायरेक्ट, मुझे TN मिल गया है, मुझे A मिल गया है, और मुझे N मिल गया है। N कितना है, 12। अब मैं डायरेक्ट SN बराबर या S12 बराबर N/2 A + TN वाला लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट पद पता है। तो S12 निकाल रहे हैं, S12 बराबर N कितना, पहले लिख देता हूँ, है क्या, N बराबर दिया गया 12, कुल कक्षा 12, N बराबर 12 है। पहला पद आपको दिया गया है 3, और उसके बाद TN दिया गया है 36, अर्थात T12 बड़ा पद है, T12 36 दिया गया। और D वाले से भी कोई भी, दोनों में से कोई लगा दो, क्योंकि D भी क्लियर है इसमें। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे S12 बराबर N/2, मतलब 12/2, A है 3 + TN 36, तो यहाँ से 2 छंग 12, S12 बराबर 6 गुणे 36 3 39, तो S12 बराबर 6 9 54, 36 18, 18 5 23, 234। कुल पेड़ों की संख्या कितना होगी, 234। कुल पेड़ों की, रटना नहीं है, नहीं तो रटते रह जाओगे। ऐसे ही समझ लेना है भैया, पहले कक्षा वाला 1 लगा रहा है, पहली कक्षा को 3 पार्ट में बांटा गया तो 3 पेड़ लगाएगा। दूसर की कक्षा वाला 2 लगा रहा है तो इसको भी 3 पार्ट में, 2 3 अच्छा। तीसर की कक्षा वाला 3 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9। इस प्रकार से चौथी वाला 4, 3 का अनुभाग है तो 3 4 4 लगाएगा, तीनों कक्षा वाला 12। इस प्रकार से बरहुआ आएगा 12 गुणे 3 36, 36 आ गया, AP बन गया। N पता है, A पता है, T12 पता है, आप वही डायरेक्ट वो वाला लगा सकते हो। नोट करें इसको। सवाल नंबर 18 पे आते, कह रहा है केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। कह रहा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई। अब देखो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो पहले तो चित्र बना देते हैं। सवाल नंबर है 18। सवाल नंबर 18 है। तो ये कह रहा है कोई सर्किल था ऐसे,
इस तरह से यहाँ से चालू किया, इस तरह से, फिर उसके बाद यहाँ से चालू किया इस तरह से, फिर यहाँ से चालू किया इस तरह से, ऐसे करते करते फिर यहाँ चालू किया इस तरह से। और ये अर्धवृत्त बना रहा है। क्या बना रहा है? अर्धवृत्त बी ए। ऐसे करके क्या बना रहा है? अर्धवृत्त। अब आपको दिया गया है L1, L2, L3, L4। ये है L1, ये है L2, ये है L3, ये है L4। अब कह रहा है कि ये वाले अर्धवृत्त, छोटे पहला अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। पहले वाले सर्पिल की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। और दूसरके वाले की त्रिज्या 1, दूसरके वाले की त्रिज्या 1, ये था 0.5, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ मान लेते हैं कोई 0.1। तो अभी मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझसे कह रहा है कि कुल कितना लंबाई होगी किसकी? इस सर्पिल की। इस तरह 13 राउंड अगर बनाया जाए, कितना अर्धवृत्त बनाया जाए? 13 अर्धवृत्त बनाया जाए तब। तो बताओ, अर्धवृत्त जैसे ये बना हुआ है इस तरह से, ये क्या है? अर्धवृत्त है मान लेते हैं। ऐसे करके ये क्या है? अर्धवृत्त है। ऐसे करके अर्धवृत्त बना है इस तरह से। अब कह रहा है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई ऐसा थोड़ी नापोगे, इस तरह से होगी ना, ऐसे होगी इसकी लंबाई। अगर थोड़ा मोड़ दिया जाए तो ये लंबाई। तो ये बताओ टोटल लंबाई होगी कि नहीं? अब पहले इस तरह से क्या थी? ये परिधि है। देखो परिधि है कि नहीं इस तरह से, और वही क्या बन गई? लंबाई। अब बताओ अर्धवृत्त पूरा होता तो 2πr, अब आधा है तो πr, 2πr बटे 2πr। तो समझ में आया? तो ये लंबाई L1 क्या हो जाएगी? πr। इसकी त्रिज्या R1 या R ही मान लेते हैं, πr। तो यहाँ से L1 बराबर पाई। अच्छा, ये समझ में आ गया कि 2πr बटे 2 होगा ना, क्योंकि कैसा अर्धवृत्त है। ये कैसा है? ये देखो अर्धवृत्त है, यहाँ तक अर्धवृत्त। कुछ लोग कहेंगे नहीं गुरुजी, ये तो यहाँ तक पूरा होना चाहिए। तो कहाँ यहाँ तक है? आप देखो, ये वाला वृत्तवा यहीं तक है बस, और इसके लिए त्रिज्या अलग हो गई है। ये इसकी त्रिज्या थोड़ा सा बड़ी हो गई है, फिर इसकी त्रिज्या और बड़ी हो गई, इसकी त्रिज्या और बड़ी हो गई। इस तरह से सर्पिल का मतलब ऐसे ही करके राउंडिंग में करते चले जाएंगे। उसे क्या बोलते थे? सर्पिल। तो L1 बराबर 2 से 2 कटा, पाई बचा, पाई R छोटे वाले कितना दिया? 0.5 दिया है। पहले में छोटे वाले का क्या दिया है? 0.5। इस वाले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो बताओ L1 बराबर 0.5 पाई आया कि नहीं आया? क्लियर? इस प्रकार से L2 बराबर, L2 में इसको, अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 1, लेकिन अभी भी है अर्धवृत्त ही है, तो 2πr पूरे का होता बटे 2 हो गया, 2 से 2 कटा। यहाँ से L2 बराबर पाई, अब r इसका 1 है, तो यहाँ से L2 बराबर क्या आ गया? पाई, 1 गुणे पाई, ये आ गया। इस प्रकार L3 निकाल लेते हैं। L3 निकालते हैं। अब L3 कितना है? 1.5, त्रिज्या कितना है? 1.5। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई गुणे 1.5, समझ में आए? या 1.5 पाई। L1 मिला, L2 मिला, L1 ये मिला, L2 ये मिला, L3 ये मिला। इस प्रकार कितने हैं? 13 है। कितने हैं? 13। अर्थात L4 भी दिया गया, तो L4 भी हम निकाल लेते हैं। L4 बराबर पाई गुणे 2, त्रिज्या कितनी है? 2, तो 2 पाई हो गया। इस प्रकार मुझे L13 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? L13 तक। तो आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे संख्या लिखी है उसका आधा यहाँ पे लिखा गया है। देखो 3 का आधा 1.5, 2 का आधा 1 का आधा 0.5, 4 का आधा 2। इसी प्रकार यहाँ पे जो संख्या रहेगी पाई के साथ वो 13 का आधा रहेगी। 13 का आधा कितना रहेगा? 2 6 12, 6.5। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? कुछ इसमें किए नहीं है, आप यहाँ समझ सकते हो। 1 था तो 0.5 का मतलब आधा, 0.5 मतलब क्या होगा? 5/10, 5 1/2 आधा। 2 का आधा 1, पाई के साथ यहाँ पे 1 मिला। L3 था तो 3 का आधा 1.5, L4 था तो 4 का आधा 2। इसी प्रकार L13 है तो 13 का आधा क्या हो जाएगा? 6.5, 6.5। तो 6.5 पाई है। अब देखो AP बन रहा है, 0.5 जोड़ा गया इसमें,
देखो आधा था, एक बनाने में फिर आधा जोड़ा, फिर एक में आधा जोड़ा 1.5, फिर आधा जोड़ा 2, इस प्रकार आधा आधा जुड़ रहा है। तो ये बन गया AP, आपका AP बना, जो कि बना 0.5 पाई। और निकालना क्या है, कुल तार की लंबाई, अर्थात ये जो ऐठा है पूरा सीधा करना है। तो ये L1 क्या था, परिधि है, यही तो लंबाई होती है। तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, इसकी लंबाई प्लस इसकी इन सभी की L1 L2 L3 सबको जोड़ देंगे पूरा 13 तक। तो बताओ पूरे सर्पिल की लंबाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो यहाँ से 0.5, फिर 1 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 2 पाई, इस तरह से 6.5 पाई तक, यहाँ तक गए। अब यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। अब मैं A लिख रहा हूँ, A कितना है इसमें 0.5 पाई है, पाई भी तो है। A कितना है 0.5 पाई। D कितना है पाई माइनस या 1 पाई माइनस 0.5 पाई या 0.5 पाई। D कितना है 0.5 पाई, पाई ध्यान देना जी, D आया है 0.5 पाई। अब आपको TN भी दिया गया है, TN, और TN कितना है 13, N कितना है 13 पद है, तो T13 भी दिया गया है आपको 6.5 पाई। अब बताओ N भी दिया गया है, N कितना है 13। अब 13 है लूप, तो 13 ही हो गया। तो सर्पिल की कुल लंबाई, अब मैं निकाल देता हूँ S13 लिख देता हूँ, S13 बराबर N/2, N कितना है 13/2, A कितना है 0.5 पाई प्लस, मुझे 13 पद मिल गया है लास्ट पद। अब मैं 2A + N - 1 × D नहीं लगाऊंगा, यही लगा दूंगा सीधा 6.5 पाई। यहाँ से S13 बराबर 13/2 देखेंगे, 6 1 7, 7 पाई हो जाएगा। अरे 5 5 10, 10 के 0 1 हासिल, 6 1 7, तो 7 पाई हो गया। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, यहाँ से 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से काटे 11, यहाँ से S13 का मान कितना आया 11 3 33, 11 के 11 3 14, 143। तो सर्पिल की लंबाई कितना सेंटीमीटर हो गई 143। सर्पिल की लंबाई बराबर कितना हो गई 143 सेंटीमीटर। कुल कितने सेंटीमीटर होगा। एरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20 लट्ठे, फिर उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसी प्रकार अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। इस प्रकार आकृति में दिया गया 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखा गया, अर्थात लट्ठा कितना है 200, और पूछा कितनी पंक्ति बनाई गई है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखेंगे 200 लट्ठे के ढेर के रूप में रखा गया। देखो ऐसे कर दिया गया, पहला ऐसे लट्ठा बनाया गया है, ये मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ऐसे लट्ठा है। फिर उसके ऊपर एक कम, ये मान लेते 20 लट्ठा था, फिर इस तरह से रखा गया, उसके ऊपर एक कम, फिर उसके ऊपर एक कम, इस तरह से रखा गया है। अब कहा गया है कि भैया कुल लट्ठा 200 है, ऐसे पहले 20 लट्ठा, उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करके ये एपी बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और टोटल लट्ठा चाहिए मुझे, और कुल लट्ठा कितना है 200, और कितनी लाइन लगी है ये चाहिए। अब ध्यान देंगे इसको, तो ये समझ में आया कैसे लट्ठा रखा गया है। तो ये है सवाल नंबर 19, अर्थात कुल लट्ठा है 200 लट्ठा। कुल लट्ठा कितना है 200, अर्थात टोटल जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है, कुल जोड़ा गया कितना है 200। तो क्या मैं इसको SN लिख सकता हूँ, SN क्या है हुआ 200। अब आपको पहले पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति में कितना दिया गया 20 लट्ठा, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी में 18, इस तरह से डॉट डॉट कर देते हैं। अब पंक्ति कितनी है ये क्लियर नहीं है। अब मुझे ये बन गया AP बन गया कि नहीं, 20 + 19 + 18, इस प्रकार से लास्ट में n पद है, मान लेते हैं, माना n पद है, पद नहीं पता है, लेकिन इनका योग पता है कितना है 200। यही लट्ठा है तो जोड़ के 200 बना है, लट्ठा ही तो जोड़ के क्या बना है 200।
अब मुझे बताओ पहला पद मिल गया कि नहीं 20, डी मिल गया, डी बताओ कितना होगा -1 होगा गधा। 19 में से 20 घटा देंगे तो माइनस, वो इससे भी कम होता जा रहा है देखो माइनस। अब उसके बाद मुझे SN मिल चुका है, SN बराबर कितना है 200। n मुझे निकालना है कितनी पंक्ति लगेगी, कुल पंक्ति पूछ रहा है, ये पंक्तियाँ कितनी है, तो अभी मैं निकाल देता हूँ। SN बराबर n/2, 2a है 20 प्लस n-1 इंटू डी है -1, यहाँ से लगा देते हैं। SN बराबर n/2 हो गया, n/2 हो गया, ये हो गया 20 दूना 40 प्लस -1 से n में करेंगे तो -n हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। यहाँ से SN जो कि 200 दिया गया है, जो कि क्या दिया गया है 200, यहाँ से n/2 40 है कि 41 -n बराबर 200। यहाँ से आप देखेंगे 2 इधर भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, n का गुणा मैं इसमें कर, अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूँ। 41 -n बराबर 2 का गुणा 200 में, 2 गुणे 200। यहाँ से n, अब देखो n का गुणा 41 में करेंगे तो 41n माइनस n का गुणा n में करेंगे तो n² बराबर 2 दूना 400। अब देखो ये n² माइनस में है तो इसको इधर भेज देते हैं और इसको भी उधर ही भेज देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ इधर, यहाँ पे। यहाँ से मुझे मिला है, अब इस n² को उधर भेज दे रहा हूँ तो ये -n² उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर 0 कर दे रहा हूँ तो 0 बराबर, तो ये n² उधर गया माइनस है प्लस हो गया n², ये प्लस 141n है तो उधर जाके -141n हो जाएगा, और इधर प्लस 400 था प्लस 400। ये हमारा क्या बना द्विघात समीकरण, n² -41n प्लस 400 बराबर 0। अब 400 का गुणा किसमें करेंगे, n² के गुणांक से n² का गुणांक कितना 1, तो 400 को 400 में करेंगे 400 आएगा। अब 400 को इस प्रकार तोड़ेंगे कितना आ जाए 41, तो तोड़ो तुरंत, 16 और 25 में टूटेगा, 16 और 25, 16 गुणे 25 करोगे 400 आएगा, और 16 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा 41 आएगा, करके चेक कर लेना। तो यहाँ से आया n² -16, क्योंकि माइनस लाना है इसलिए दोनों को क्या कर देंगे -16n -25n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से देखो n कॉमन है तो n कॉमन लेंगे तो n -16 हो गया, -25 कॉमन लेंगे तो n -16 हो गया बराबर 0, बराबर क्या हो गया 0। अब n -16 यहाँ पर, n -16 यहाँ पर, तो n -16 यहाँ से कॉमन लिए। अब इधर क्या बचा, ये बाहर हो चुका है, ये इधर बचा n, इधर बचा -25, तो n -25 बराबर 0। ये 0 कब होगा, जब n -16 बराबर एक बार 0 हो जाए, या n -25 क्या हो जाए 0, कोई भी एक 0 हो जाएगा तो 0। तो n बराबर 16, n बराबर 25, ये शून्य पड़े होंगे। n कितना आया 16 और 25। अब मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा सही है। चलो पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे बताएं। नोट करो फटाक से, नोट करेंगे, नोट करो थोड़ा तेज़ी से।